हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th के सोशल स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है फ्रिजिड जोन्स, यानी कि वो इलाके जो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग उनकी लोकेशंस के बारे में जानने वाले हैं और इन फ्रिजिड जोन का क्लाइमेट कैसा होता है ये भी जानेंगे। साथ ही यहाँ के लोगों के रहने की लिविंग कंडीशंस के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं और उन कंडीशंस में अब किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, यानी कि किस प्रकार के चेंजेस उनकी लाइफस्टाइल में अब आए हैं ये जानेंगे। और हम लोग एक केस स्टडी करेंगे ग्रीनलैंड आइलैंड की। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे इनकी लोकेशन के बारे में कि ये होते कहाँ हैं। तो फ्रिजिड जोन जो है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों ही हेमिस्फीयर्स में होते हैं। देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स, one in each hemisphere. The north frigid zones lies between Arctic Circle 66 1/2 north and the northern pole 90° north. And the south frigid zones lies between the Arctic Circle 66 1/2 south and the south pole 90° south. Most of the frigid zones are covered with snow, यानी कि अधिकतर जो फ्रिजिड जोन्स होते हैं वो हमेशा ही स्नो यानी कि बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। और एंटार्क्टिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है, जो कि साउथ फ्रिजिड जोन में आती है, जो 98% कवर्ड होती है हमेशा बर्फ़ से। और जो 2% वहाँ का जो लैंड है वो बैरन लैंड है, जो कि रॉक से कवर्ड है, यानी कि कहें कि बंजर ज़मीन है जहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स हैं सिर्फ। और अगर हम नॉर्थ के फ्रिजिड जोन्स की बात करें तो इनमें आते हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, अमेरिका और कुछ पार्ट नॉर्दर्न एशिया के, साइबेरिया के एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पे आती हैं? नॉर्थ फ्रिजिड जोन में। द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका लाइज इन साउथ फ्रिजिड जोन, यानी कि जो अंटार्कटिका का पूरा ही हिस्सा है वो साउथ फ्रिजिड जोन का कहलाता है। और बाकी ये जो सारे हमने कंट्रीज़ के नाम अभी देखे वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन में आते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो दोनों ही जो फ्रिजिड जोन होते हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही कम होती हैं, यानी कि वो एरिया जो हमेशा होता है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। और वहाँ हमेशा पूरे 12 ही महीने कैसा मौसम होता है? ठंडा, यानी कि विंटर सीज़न ही चलते रहता है। और हम अगर बात करें यहाँ के टेम्परेचर की, यानी कि तापमान की, तो ये -40°C तक पहुँच जाता है। क्या आप जानते हैं कि 0°C पर ही जो पानी जो होता है वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट यानी कि बर्फ़ बन जाता है। और यहाँ के जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना गिर जाता है? -40°C, यानी कि 0 से लेकर -40°C तक यहाँ का टेम्परेचर हमेशा होता है थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा ही फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है और हमेशा यहाँ पर ठंडी एकदम बर्फीली हवाएं बहती रहती हैं, हमेशा यहाँ पे ठंडक बनी रहती है। यहाँ पर समर सीज़न सिर्फ 2 ही महीने के लिए या 3 महीने के लिए होता है, जहाँ थोड़ी गर्माहट होती है, यानी कि थोड़ी वार्मनेस होती है वहाँ के टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में। अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर दिस पीपल आर फेसिंग विंटर सीजन। And if we talk about the rainfall, so this region receives only 15 to 30 centimeter of rainfall in a year. And rather than North Pole, South Pole is the coldest and windiest and the driest place on the earth. यानी कि जो साउथ जोन है, साउथ पोल है, वो सबसे ज़्यादा ठंडा, विंडीएस्ट यानी कि वहाँ पे हमेशा ही ज़्यादा बर्फीली हवाएं होती हैं, और ड्राइस्ट यानी कि रूखी जगह है पूरे पृथ्वी पर। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा कम रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है वो सबसे लो यानी कि -88°C रिकॉर्ड किया गया है, जो वॉस्टॉक स्टेशन का है अंटार्कटिका में। ये तो हो गई यहाँ की अब क्लाइमेट की बात। अब हम जानेंगे कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है और यहाँ की लिविंग कंडीशंस कैसी है।
तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लांट लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब समर सीज़न होता है तो बर्फ़ थोड़ी पिघलना स्टार्ट हो जाती है एंड सम ऑफ द आइस इन द फ्रिजिड जोन्स मेल्ट्स इन द समर सीजन। प्लांट्स लाइक मोआसिस, लिवरवॉर्ट, लिंचेंस, ग्रासेस एंड बुशेस ग्रो हियर, यानी कि यहाँ पे ये सारे पेड़ यहाँ पर उगते हैं, ग्रो कर पाते हैं। यहाँ पर इस लिविंग कंडीशन में जहाँ पर टेम्परेचर इतना लो होता है, यहाँ पर सिर्फ मोआसिस, लिवर्ट, लिंचेंस, ग्रासेस और बुशेस जैसे ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो एडाप्टेड होते हैं इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, जो यहाँ के टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं ऐसे मौसम में भी। और इस कंडीशन में सिर्फ 2 ही तरीके की प्रजातियां हैं जो कि फ्लावरिंग स्पीसीज कहलाती हैं, यानी कि जिनमें फूल ग्रो कर पाते हैं। वो है एंटार्क्टिका रीजन की हेयर ग्रास और एंटार्क्टिक रीजन की पर्लवोर्ड, विच आर फाउंड इन द साउथ ऑर्कने आइलैंड, यानी कि ये जो 2 स्पीसीज हैं वो साउथ ऑर्कने आइलैंड पर पाई जाती हैं, द साउथ शिटलैंड आइलैंड्स एंड अलॉन्ग विद द वेस्टर्न अंटार्कटिक पेनिसुला। यानी कि ये जो 3 जगह का नाम यहाँ पर बताया गया है, ये प्लांट सिर्फ इसी एरिया में ग्रो कर पाते हैं। देयर आर नो फॉरेस्ट इन द फ्रिजिड जोन, यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, उस एरिया में प्लांट्स का ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ पर वो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और समर्स में यहाँ पर कुछ प्लेसेस पर ब्लूबेरीज, कानबेरीज और वाइल्ड करंट्स नाम के जो ये फल हैं वो यहाँ पे लगते हैं। ब्लूबेरीज तो आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग सभी लोगों ने खाए हैं, है ना। ब्लूबेरीज यानी क्या होता है, जामुन, और जामुन के ही जैसे क्रैनबेरीज होती हैं पर वो रेड कलर की होती हैं, ठीक है। तो ये समर में ही सिर्फ यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ की एनिमल लाइफ के बारे में। यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करने वाली 2 ही इनहेबिटेड बर्ड्स होती हैं, जिसमें से एक है आर्कटिक टर्न और दूसरी है स्नोवी आउल। ये 2 ही जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। सेकेंडली दूसरे जो एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव करते हैं वो है रेनडियर, कैरिबो, हेयर, एरमाइन, पोलर बियर, मस्क ऑस्क, सील, व्हेल, वॉलरस एंड वॉल्फ लाइक डॉग्स, यानी कि वॉल्फ के जैसे दिखने वाले डॉग्स जिनको हस्कीज कहा जाता है, जो कि नॉर्थ फ्रिजिड जोन में पाए जाते हैं। एंड दिस डॉग्स आर यूजुअली यूज फॉर हंटिंग एंड पुलिंग स्लेजेस, ठीक है। इनका यूज़ हंट करने के लिए और स्लेजेस पुल करने के लिए किया जाता है। अब ये तो हो गई नॉर्थ फ्रिजिड जोन की बात। अब अगर हम बात करेंगे साउथ फ्रिजिड जोन की, तो यहाँ पर पेंगुइन, यहाँ पर कॉमनली 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें से एक है ड्रैगन फिश और है एलिफेंट सील, जो कि कॉमनली यहाँ पर एंटार्क्टिका रीजन में पाई जाती हैं साउथ फ्रिजिड जोन में। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में कि किस प्रकार वहाँ के जो लोग हैं वो इस रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं। लाइफ इन द फ्रिजिड जोन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस एंड लैक ऑफ वेजिटेशन, यानी कि यहाँ के लोगों का जो जीवन होता है वो बहुत कठिनाइयों भरा होता है और उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है यहाँ का जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो, यानी कि यहाँ का जो बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर है वो, और दूसरा रीज़न है लैक ऑफ वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पे फल फूलों की सब्जियों का कम होना। अब लैक ऑफ वेजिटेशन वो किस वजह से है, वो अभी हमने पहले भी जैसे कि प्लांट लाइफ में यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि वो यहाँ के जो एटमॉस्फेयर को है वो अडाप्ट
नहीं कर पाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के ग्रो करने के लिए दो कंडीशंस इम्पॉर्टेंट होती है, पहला क्या, पानी, और दूसरा है सनलाइट, जिसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाए। और चूँकि यहाँ पर जो है पानी और सनलाइट दोनों ही उनको नहीं मिल पाता है, दोनों ही उनको प्रोपोर्शनेटली अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर द टू रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द फ्रिजिड जोन्स। यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं उनका नाम है इन्यूट्स, या उन्हें इस्किमोज भी कहा जाता है, जो यहाँ के ही रहने वाले हैं और ऐसे हार्श क्लाइमेट को, यानी कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडे वातावरण को भी वो एडॉप्ट कर जाते हैं और यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ये इनकी वेशभूषा की अगर बात करें तो इनकी हाइट जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है और शॉर्ट एंड स्टाउट ये लोग होते हैं। एंड दे हैव फ्लैट फेसेस विथ स्मॉल आइज़, यानी कि उनके जो चेहरे होते हैं वो सामने से कैसे होते हैं, थोड़े से फ्लैट होते हैं और छोटी छोटी आँखें इनकी होती है। और इनकी स्किन का कलर कैसा होता है, कॉपर येलो कलर। इन लोगों के जो घर होते हैं वो स्नो ब्लॉक से ही बने हुए होते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं सामने अपनी स्क्रीन पर कि इनके घर किस प्रकार के होते हैं। और दे एंटर एंड एग्जिट थ्रू अ टनल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके घरों के बाहर कैसा एक टनल, यानी कि गुफा जैसा एक आकार है, और ये लोग इनका एंट्रेंस और एग्जिट गेट होता है। इस टनल से ही होकर वो अपने घरों में गुजरते हैं। और ये बिल्कुल एयर टाइट हाउसेस होते हैं, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं घुस पाए और ना ही निकल पाए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही विंडीएस्ट प्लेस है ये, तो हवा का दबाव बहुत ही ज़्यादा रहता है यहाँ पर, तो इसीलिए इस प्रकार के एयर टाइट घरों की बनावट इनकी होती है। और इनके घरों का जो फ्लोर होता है, यानी कि जो ज़मीन होती है, वो हमेशा काय से कवर करी हुई होती है, वो है फर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स के फर होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्मर, गर्मी देने वाले होते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो घरों की फ्लोर होती है वो एनिमल्स की स्किन से कवर कर दी जाती है, ताकि उनके घरों में थोड़ी सी गर्माहट हमेशा बनी रहे, क्योंकि यहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए वो ज़रूरी होता है। यहाँ के लोगों की जो लाइफ होती है वो पूर्ण तरह एनिमल्स पे ही डिपेंड करती है। वो अपनी सारी नीड्स के लिए एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो घर की नीड हो या फिर उनके फूड की नीड हो, वो पूरी तरीके से एनिमल पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और वैसे अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात करें तो वहाँ पे परमानेंटली कोई भी ट्राइब्स नहीं रहती हैं, वहाँ पर किसी भी ट्राइब का परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। अंटार्कटिका लोग सिर्फ साइंटिफिक एक्सपीडिशंस के लिए जाते हैं, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो स्कॉलर्स होते हैं, यानी कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो वहाँ पर सिर्फ रिसर्च के तौर पर कुछ दिन के लिए ही रहने के लिए वहाँ पर जाते हैं, ताकि वो अपना साइंटिफिक जो एक्सपीडिशन है वो कंप्लीट करके, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके और वापस लौट जाए। वहाँ पर कोई भी परमानेंटली वहाँ नहीं रहता है। इन्यूट्स जो यहाँ के मेन ट्राइब्स हैं, जो यहाँ पे निवास करते हैं, वो मेनली हंटर्स हैं और वो हंटिंग करके ही अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। साथ ही इनके पास एक कायाक्स, इस तरीके की कुछ बोट्स होती हैं जिसके थ्रू ये सी एनिमल्स के हंटिंग कर पाते हैं। और इनके पास एक स्पेशलाइज्ड टूल होता है जिसे हार्पून कहा जाता है, जो लंबी सी लकड़ी होती है जिसके आगे इस प्रकार से नुकीला एक शार्प वेपन तैयार किया जाता है और इस लकड़ी को रोप के साथ अटैच किया जाता है। जब ये लोग सी में एनिमल्स की हंटिंग के लिए जाते हैं तो ये जो शार्प आगे की एजेस हैं, इसको ये लोग स्नो में होल करने के लिए यूज करते हैं और इस होल के थ्रू जैसे ही कोई सी एनिमल, एक्वाटिक एनिमल फ्रेश एयर में ब्रीथ करने के लिए ऊपर आता है, वैसे ही उसका शिकार कर लिया जाता है इन लोगों के द्वारा और इस तरीके से ये अपने भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्पून। और आजकल हार्पून की जगह राइफल से भी हंटिंग की जाती है।
और यहाँ पे ये जो कायाक बोट बताई गई है, दे आर स्पेशली मेड ऑफ सील स्किन, यानी कि जो सील्स होती हैं उनकी जो स्किन होती है उससे ये कायाक बोट्स बनाई जाती है। और यहाँ पे एक और स्पेशल बोट के बारे में बात की गई है जो वेल फिश के हंटिंग के लिए यूज होती है, जिसका नाम है उमियाक। इनका जो मुख्य भोजन होता है वो होता है रेंडियर और सील्स का मीट, और इसके बाद जो इनकी स्किन होती है उसका उपयोग बोट, क्लोथ्स और टेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो काफी वार्मर होती है। इसी वजह से इनका उपयोग कपड़े बनाने में, टेंट बनाने में और बोट बनाने में किया जाता है। नाउ वी विल नो देयर क्लोथिंग हैबिट्स। सो इन्यूट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप यूज जैकेट विथ हुड्स लाइंड विथ फर, यानी कि ये फर के बने होते हैं और हुडीज उनके ऊपर होते हैं ताकि वो अपना सिर भी इन जैकेट्स के ही थ्रू कवर कर पाए। They also wear long boots which help them to move in the snow, and also they wear gloves to cover their hands. They use warm leggings, यानी कि जिसमें की गर्माहट होती है, and a special jacket जिसको हम पुकारते हैं परका। They also make clothes from fur and skin of seal, reindeer and polar animals, यानी कि इस रीजन में रहने वाले जो पोलर एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन का उपयोग करके ये सारे कपड़े तैयार किए जाते हैं। अब आगे हम लोग एक केस स्टडी करने वाले हैं ग्रीनलैंड आइलैंड की। ग्रीनलैंड जो है वो पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है, जिसकी लोकेशन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। और ज्यादातर जो आइलैंड है वो आर्कटिक फ्रीजिड जोन में ही पाए जाते हैं, एंड द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री रिमेन्स अराउंड फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इन आइलैंड्स का अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो साल भर यहाँ का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर ही बना हुआ रहता है पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर। और इस्कीमोस और इन्यूट्स, जिन प्रजातियों की बात हमने पहले करी थी, जिन ट्राइब्स की बात हमने पहले करी थी, वही यहाँ के नेटिव्स हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। देयर लाइवलीहुड डिपेंड ऑन हंटिंग एंड फिशिंग ऑफ रेंडियर, सील्स एंड फिशेस, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दे लिव इन आइस हाउसेस कॉल्ड इग्लू इन विंटर्स। दे ऑल्सो लिव इन वुडन हाउसेस और टेंट्स। वुडन हाउसेस और टेंट्स में इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं वो ठंडी हवाओं से या जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है उससे उनको बचाते हैं, इसलिए वो इनमें ही रहते हैं। दे एक्सपोर्ट फिश एंड फर। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नक विथ पॉपुलेशन ऑफ 11,000, यानी कि यहाँ की जो कैपिटल है ग्रीनलैंड आइलैंड की वो है नूक, और यहाँ पे 11,000 के आसपास जो लोग हैं वो निवास करते हैं। The city has a developed means of transport and communication. The capital also has an airport. यानी कि यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, मौजूद है। यहाँ पर हर तरीके का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है। साथ ही ये जो कैपिटल सिटी है ग्रीनलैंड की, वहाँ पर एयरपोर्ट फैसिलिटीज तक अवेलेबल है। एंड सी यहाँ पे बताया गया है दैट ग्रीनलैंड इज फास्टेस्ट बिकमिंग अ पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन एंड इज ग्रेजुअली अफेक्टिंग इट्स क्लाइमेट, यानी कि यहाँ जो ग्रीनलैंड जो आइलैंड है वो लोगों की बहुत पसंदीदा जगह बनते जा रहा है हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में, और यही एक कारण है कि ये इसके क्लाइमेट को भी ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे अफेक्ट कर रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज चेंजेस इन द लाइफस्टाइल, यानी कि क्या परिवर्तन इनकी लाइफस्टाइल में, इनकी लिविंग कंडीशंस में अब देखे जा रहे हैं। तो टुडे लाइफ इन द फ्रीजिड रीजन्स हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस। देयर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड परमानेंट हाउसेस एट मेनी प्लेसेस। देयर आर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स इन मेनी विलेजेस एंड टाउन्स। कंप्यूटर एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, यानी कि वो सारी सुविधाएं जो हमारे यहाँ पे होती है, ऐसी सारी सुविधाएं वहाँ पे भी देखी जा सकती है। वहाँ पे परमानेंट हाउसेस बन चुके हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमेशा होता है। वहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल और शॉप्स
वैसे ही नॉर्मल हो चुका है जिस तरीके से हम अपने रीजन्स में देखते हैं, और वहाँ के कई सारे जो विलेजेस हैं और टाउन्स हैं वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे स्कूल्स भी होते हैं और कंप्यूटर एजुकेशन जो है वहाँ पे 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। पीपल लिसन टू रेडियोज विच कीप देम इन टच विद द वर्ल्ड। पीपल हु लिव इन द फ्रीजिड जोन ऑल्सो यूज मोटराइज स्लेजेस कॉल्ड स्काईडूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि यहाँ के लोग जो है वो अब रेडियो का उपयोग करते हैं दुनिया भर से टच में रहने के लिए, ताकि उनको दुनिया में क्या कहाँ पे घटित हो रहा है उसकी जानकारी लग पाए। साथ ही यहाँ के लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटराइज स्लेजेस, जिसको स्काईडूज कहा जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इस तरीके की जो व्हीकल्स है उनका उपयोग करते हैं फॉर द मीन्स ऑफ देयर ट्रांसपोर्टेशन। दे ऑल्सो यूज मोटर बोट्स फॉर हंटिंग एंड फिशिंग, and the technology connects some cities and places of Arctic as well Antarctic regions। यानी कि कई सारी आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन के भी कई सारे विलेजेस और टाउन्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी के साथ अभी जोड़ा जा चुका है। आज हमने जाना फ्रीजिड जोन के बारे में, और हम लोगों ने यहाँ की डिटेल स्टडी करी कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ पे प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ कैसी होती है। साथ ही हमने ग्रीनलैंड आइलैंड की स्टडी करी है और यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में भी जाना है कि किस तरीके से अब वो भी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं और उनके यहाँ पर भी परमानेंट हाउस बनते जा रहे हैं, और किस प्रकार वो पूरी दुनिया से कनेक्ट रहने के लिए टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और सभी उन मीन्स का उपयोग कर रहे हैं जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें